दोस्तों 27 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेस अपने इन्वेस्टर्स के लिए 20,000 करोड़ रुपीस के शेयर्स का ऑफर रिलीज करने को तैयार थी। स्टेट कंट्रोल लाइफ इंश्योरर LIC अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की न्यू FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग में भी एंकर इन्वेस्टर थे और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के साथ साथ सारा शेयर मार्केट अडानी ग्रुप के इस FPO का दिल थाम कर वेट कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बीते सालों में अडानी ग्रुप की ग्रोथ को देखते हुए सभी ये मानकर बैठे थे कि अडानी एंटरप्राइजेस का ये FPO इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स का एक श्योर शॉर्ट फॉर्मूला बनने वाला है। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FPO या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या न्यू इन्वेस्टर्स के लिए अपनी कंपनी के न्यू शेयर्स इशू करती है। लेकिन इस कहानी में उस वक्त नाटकीय मोड़ आ गया जब 24 और 25 जनवरी के दौरान USA की फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में स्पेशलाइज एक कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट रिलीज करके सभी जगह तहलका मचा दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट के नाम था अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के साथ ही इंडियन स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयर्स तिनके की तरह बिखर गए। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते न केवल गौतम अडानी 10th रिचेस्ट इंडिविजुअल्स की लिस्ट से बाहर हो गए बल्कि बीते एक हफ्ते में अडानी ग्रुप की टोटल मार्केट वैल्यू से 125 बिलियन US डॉलर्स वाइप आउट हो गए। साथ ही इंडियन स्टॉक मार्केट और खासतौर पर भारत के फाइनेंशियल पिलर्स माने जाने वाले LIC और SBI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के शेयर्स भी लगातार नीचे गिरने लगे। नतीजा ये हुआ कि 2 फरवरी तक अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वालों ने कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खो दिए। इस सबके बीच हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना था कि उन्होंने ये रिपोर्ट 2 साल के रिसर्च और डिटेल्ड एनालिसिस के बाद जारी की है। 100 पेज से ज्यादा की इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं जिनका कंक्लूजन ये था कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेटर और स्टॉक ओवर प्राइसिंग के जरिए अपना मैसिव एम्पायर खड़ा किया। ऐसे में अडानी ग्रुप के इस सो कॉल्ड स्कैम से रिलेटेड इस रिपोर्ट के सामने आते ही मार्केट का ये रिएक्शन लाजमी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रिपोर्ट से हिंडनबर्ग का क्या फायदा हुआ? तो देखिए, इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च सिर्फ एक फाइनेंशियल रिसर्च या एनालिस्ट फर्म नहीं है बल्कि इसका असली काम कुछ और है। इसको हम अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है। एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर टर्म को समझने के लिए आपको पहले स्टॉक शॉर्टिंग या शॉर्ट सेलिंग को समझना होगा। दरअसल शेयर मार्केट में हम किसी भी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भरोसा है कि जैसे जैसे हमारी कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे हमारे स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। शेयर मार्केट की टर्म में इसको लॉन्ग पोजीशन कहते हैं, यानी हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन इसके उलट शॉर्टिंग या शॉर्ट सेलिंग एक तरह की इन्वेस्टमेंट मार्केट प्रैक्टिस है जिसमें इन्वेस्टर्स मार्केट के गिरने या स्टॉक प्राइस के नीचे जाने को प्रेडिक्ट करके पैसे कमाते हैं। हालांकि शॉर्ट सेलिंग के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हम इसे एक सिंपल एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं और आपने अपने स्टॉक ब्रोकर से 10 शेयर्स बोरो किए जिनकी उस समय टोटल मार्केट वैल्यू 5,000 रुपीज थी। अब अगर आपको लगता है कि जो स्टॉक्स आपके पास है उनकी प्राइस जल्द ही गिरने वाली है तो आप अपने बोरो किए हुए 10 शेयर्स को जल्द से जल्द मार्केट में बेच देंगे ताकि उन 10 शेयर की करंट प्राइस को रिसीव कर बिना किसी नुकसान के शेयर बेच दिए जाए। मान लीजिए कि आपकी प्रेडिक्शन ठीक रही और 5,000 के शेयर अब 3,000 के हो गए, यानी अब फिर से वो 10 शेयर्स गिरी हुई कीमत पर खरीद सकते हैं और इन्हीं कीमत पर खरीद के उस स्टॉक ब्रोकर को वापस कर सकते हैं जिससे इनिशियली आपने 10 स्टॉक्स बोरो किए थे। यानी बिना किसी दिक्कत के आपने सिर्फ अपने करेक्ट प्रेडिक्शन से मार्केट के डाउनफॉल में भी 2,000 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। हालांकि आपको ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लग रही होगी कि आखिर मार्केट फॉल से कोई कैसे पैसे कमा सकता है, लेकिन दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस है जो पूरी तरह से लीगल फ्रेमवर्क और स्ट्रिक्टेड रेगुलेशंस के अंडर आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह मार्केट में टेस्ला के डाउनफॉल को प्रेडिक्ट करके शॉर्ट सेलर्स ने 2022 में लगभग 15 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। दोस्तों स्टॉक इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट क्लैश ऑफ द थीसिस। ऐसे थीसिस जो फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च के कॉम्बिनेशन से किए गए राइट प्रेडिक्शंस पर बेस्ड होते हैं। यानी अगर किसी ने मार्केट के ऊपर जाने को सही एंटिसिपेट किया तो लॉन्ग पोजीशन में वो प्रॉफिट कमाएगा, वहीं जिन्होंने मार्केट के नीचे जाने को सही समय पर प्रेडिक्ट कर दिया वो मार्केट गिरने पर भी पैसा कमा लेते हैं। यही कारण है कि स्टॉक मार्केट्स या उस पर लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड ऐसी रिसर्चेस कभी कभी बेहद डीप भी जा सकती हैं। जैसा कि हिंडनबर्ग ने खुद बताया कि वो अडानी और इंडियन मार्केट रिसर्च को बीते 2 साल से एनालाइज कर रहे थे। उनके अनुसार यही कारण है कि वो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के फॉल को
प्रेडिक्ट कर पाए। लेकिन यहीं से शॉर्ट सेलर और हिंडनबर्ग की स्टॉक मार्केट मैच फिक्सिंग की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 और 25 जनवरी के दौरान अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, तब उसने खुद ये डिक्लेयर किया कि वो अडानी ग्रुप को शॉर्ट कर रहा है। यानी जो कि अडानी ग्रुप एक डूबता हुआ जहाज है, वो बल्क में अपने शेयर सेल करेगा। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि वो अडानी ग्रुप जो बीते कुछ सालों में चीते की रफ्तार से भाग रहा था और हाल ही में एलआईसी जैसे एंकर इन्वेस्टर के साथ एफपीओ रिलीज करने वाला था, वो एकदम से कैसे सबकी नजर में खिलाड़ी से खलनायक बन गया? तो उसका सीधा जवाब है रिपोर्ट मार्केटिंग। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च आज से महज 5 से 6 साल पहले 2017 में एग्जिस्टेंस में आई थी। साल 2021 में जिस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास महज 10 एम्प्लॉइज काम करते थे, उसने एकदम से सारी दुनिया को यह विश्वास दिला दिया कि एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का सूर्य अस्त हो चुका है। इस बात के लिए इस फर्म ने सारे हथकंडे अपनाए। उदाहरण के तौर पर अगर हम हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट पर ध्यान दें, तो हम पाएंगे कि इसमें एनालिसिस के साथ साथ अपीलिंग वर्ड्स और सिस्टमैटिक स्क्रिप्टिंग के माध्यम से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। साथ ही गौतम अडानी पर भी पर्सनल अटैक करते हुए हिंडनबर्ग रिपोर्ट कहती है कि आमतौर पर गौतम अडानी अपने पब्लिक इंटरव्यूज में क्लेम करते हैं कि वो क्रिटिसिज्म के प्रति एक ओपन माइंड रखते हैं, लेकिन असल में गौतम अडानी अपने लिंक्स और पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके क्रिटिकल जर्नलिस्ट और कमेंटेटर्स को या तो जेल में डलवा देते हैं या फिर लिटिगेशन के थ्रू उनकी बोलती बंद कर देते हैं। और इन्हीं ओवर ड्रामेटिक और हाइपोथेटिकल एलिगेशंस और स्टेटमेंट्स को देखकर साफ समझ आता है कि हिंडनबर्ग की असल मंशा कुछ और। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस रिपोर्ट को मार्केट मैनिपुलेशन टैक्टिक्स नहीं मानना चाहिए? आफ्टर ऑल, इस तरह का हाइप क्रिएट करके अगर एक कंपनी खुद प्रॉफिट कमा रही है, तो हम इस रिपोर्ट को चाहे किसी भी चश्मे से देखें, इसकी टाइमिंग और मॉडस ऑपरेंडी में बड़े बड़े लूपहोल्स नजर आते हैं। वही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले भी हिंडनबर्ग ने निकोला, एससीवर्क्स, जीनियस ब्रांड, आइडियानॉमिक, विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड्स, एसटी रॉक्स, एचएफ फूड, ब्लूम एनर्जी, एफ्रिया, ट्विटर इत्यादि कंपनीज के अगेंस्ट ऐसे ही रिपोर्ट से मार्केट स्पेकुलेशंस रिलीज करके शेयर शॉर्ट किए थे और अपना प्रॉफिट कमाया था। दोस्तों, इस रिपोर्ट को लेकर एक दूसरा क्वेश्चन इनसाइडर ट्रेडिंग का भी है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेयर मार्केट की भाषा में इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लीक होने से है जो कि पब्लिक में अवेलेबल नहीं है और जिस इंफॉर्मेशन को यूज करके स्टॉक एक्सचेंजेस में अनफेयर एडवांटेज उठाया जा सकता है। अगर हम हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर गौर करें, तो हम पाएंगे कि इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के बारे में ऐसी ढेरों सो कॉल्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन है जो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है और ना ही इनके बीच कोई लॉजिकल इंटरफेरेंस ड्रॉ किया जा सकता है। यानी यहाँ जिस रिपोर्ट में साफ देखा जा सकता है कि हिंडनबर्ग ने एक्टिविज्म के नाम पर प्रॉफिट कमाने के लिए इनसाइडर इंफॉर्मेशन लीक किए हैं। उदाहरण के लिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्वींसलैंड में कोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिल्ड की जाने वाली रेल लाइन के संबंध में हुई अडानी की डील के बारे में मेंशन करती है, जबकि इस ट्रांजैक्शन के बारे में अडानी एंटरप्राइजेस की एनुअल रिपोर्ट में कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देखने को नहीं मिलता। ऐसे में हिंडनबर्ग पर इनसाइडर ट्रेडिंग का शक भी गहराता जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच एक बात जो परफेक्टली क्लियर है, वो ये कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर एक क्रिटिकल रिपोर्ट पब्लिश की और उसे सोशल मीडिया और न्यूज नेटवर्क्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा पुश किया ताकि इस कंपनी के स्टॉक पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े और इसी बीच अपने टारगेट अडानी ग्रुप के ही शेयर्स को शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट कमा लिया। यानी इस रिपोर्ट के कारण जितने ज्यादा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स गिरे, हिंडनबर्ग रिसर्च ने स्टॉक्स को शॉर्ट करके उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न किया। वहीं एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि संडे गार्जियन लाइव की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक और एक्टिविज्म की मशाल लिए आगे बढ़ते हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पर उसके अपने इन्वेस्टर्स का कोई मेंशन नहीं है। वहीं जब गार्जियन लाइव के रिपोर्टर्स ने हिंडनबर्ग रिसर्च को उसके इन्वेस्टर्स और अडानी ग्रुप के अगेंस्ट हुए इस फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च से संबंधित सवाल पूछने के लिए सीख किया, तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने कोई भी ऑफिशियल रिस्पांस देने से मना कर दिया। ऐसे में यह बात दिलचस्प है कि जहां एक और हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप को अपनी रिपोर्ट में उसके सीक्रेटिव इन्वेस्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, वहीं दूसरी ओर वो खुद अपने इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर रहा। साथ ही अडानी ग्रुप के होने वाले एफपीओ की ठीक पहले रिलीज हुई ये रिपोर्ट कुछ अनसुलझे सवाल जरूर खड़े कर देती है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही अडानी ग्रुप लगातार बैकफुट पे जाता दिखाई दे रहा है, जहां एक और अडानी ग्रुप के टॉप लीगल ऑफिसर जतिन जलुंधवाला का कहना है कि ये रिपोर्ट एक मैलिशियसली मिस्चीवियस
अनरिसर्च रिपोर्ट है जिसका मकसद ना सिर्फ एक भारतीय कंपनी को पीछे ढकेलना है बल्कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट और इन्वेस्टर्स को भी नेगेटिवली अफेक्ट करना है। वहीं दूसरी ओर अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च के अगेंस्ट इंडिया और यूएस दोनों में ही लीगल प्यूनिटिव एक्शंस लेने का फैसला किया है। वहीं इस रिपोर्ट के रिप्लाई में अडानी ग्रुप ने एक 400 पेजेस से भी ज्यादा का एक काउंटर रिपोर्ट पब्लिश की है। साथ ही इन्वेस्टर्स और वॉलेटाइल मार्केट को देखते हुए अडानी ग्रुप ने अपने ओवर सब्सक्राइब्ड एफपीओ को भी विड्रॉ करते हुए इन्वेस्टर्स को उनका पैसा लौटाने का फैसला किया है। लेकिन इस सबके बीच ही स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने अडानी ग्रुप के आउटलुक को नेगेटिव टैग दे दिया। यही नहीं, यूएसए में अडानी ग्रुप की 3 कंपनीज के एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स में डाले जाने के बाद S&P डॉ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सेस से अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स को रिमूव करने का फैसला लिया गया, जिसे 7 फरवरी को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। साथ ही आरबीआई ने भी इंडियन बैंक से अडानी ग्रुप के एक्सपोजर के डिटेल्स मंगवा लिए हैं। अडानी ग्रुप के अगेंस्ट भारत की सिक्योरिटीज मार्केट वॉचडॉग सेबी के इन्वेस्टिगेशन की मांग जोर पकड़ रही है। तो जाहिर है कि जल्द ही सारे घटनाक्रम के पीछे का सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन इस सब के बीच भी जो वापस नहीं आएगा वो है इंडियन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स का पैसा और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी। दोस्तों, इस वीडियो में हम अडानी ग्रुप को सही या हिंडनबर्ग को गलत बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि एक ऐसी फर्म जो किसी रिपोर्ट को पब्लिश करते समय खुद ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जाल में फंसी हुई है, तो क्या ऐसी पब्लिकेशन को लीगल या एथिकल ठहराया जा सकता है? क्योंकि अगर ऐसा है तो क्या हम मार्केट रेगुलेशन और उसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी के लिए बैठे सेबी और आरबीआई जैसे वॉचडॉग्स के हाथों से सच और गलत को ढूंढने का काम लेकर इस तरह के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों में दे देना चाहिए? दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और जैसा